हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। मैं सौरभ कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे पास हम लोग फिजिक्स की पहली क्लास लेके आए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम CFTRI के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसा कि अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आए हैं अपनी क्लास 1 के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग की ये पहली क्लास है, तो सभी बच्चे जो है नोट्स साथ में बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि क्या होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो हमारे पास वे सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ देम हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फिजिक्स के लॉस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अगर डेफिनेशन के थ्रू देखना चाहें तो बोल सकते हैं ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, मेजर करने का हमारे पास कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि हमको जो है डायरेक्टली ही मेजर करना है या इनडायरेक्टली ही मेजर करना है। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिनके टर्म में हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब क्या है, जैसे मेरे पास ये पेन है। ठीक है, अगर इस पेन को मैं आपको देता हूँ और बोलता हूँ कि इसकी आप मुझे लेंथ बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल या सेंटीमीटर, जो भी आपके पास स्केल है उस स्केल से आप मेजर करोगे, बोलोगे सर इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इमेजिनरी डाटा। ठीक है, कि इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। या फिर अगर जो है कोई बड़ी स्टिक दे देता हूँ मैं लकड़ी की, तो आप उसको मेजर करके बता दोगे सर 2 मीटर है। ठीक है, तो ये जो इसकी लेंथ है, ठीक है, मैंने बोला ये जो इसकी लेंथ है इसको हम लोगों ने मेजर किया डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ही ये थी आपने एक स्केल लगाई और आपने उसको मेजर कर लिया। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास मेथड क्या हो गया, ये हमारे पास एक मेथड हो गया डायरेक्ट मेजर करने का। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, इस पेन की जो लेंथ है दैट इज आर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस पेन की जो लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। या फिर जो मैंने आपको स्टिक दी है उसको आपने मेजर किया कि ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो वो हमारे पास क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने कैसे मेजर किया है, डायरेक्ट। ठीक है, जो हमारे पास लेंथ है उसको हम लोगों ने कैसे मेजर किया है, डायरेक्ट मेजर किया है। ठीक है, अच्छा, अब जैसा कि जो है सपोज करते हैं कि किसी भी रोड पे हमारे पास एक कोई भी बाइक ट्रैवल कर रही है। ठीक है, बाइक ट्रैवल कर रही है, मैं सपोज करता हूँ किसी भी पॉइंट से, ए से पॉइंट बी तक वो गई। ठीक है, बीच की डिस्टेंस कुछ भी है ये। ठीक है, मैंने सपोज किया बीच की डिस्टेंस है डी। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, और उसको जाने में टाइम कितना लगा, उसको जाने में टाइम लगा टी। ठीक है, यानी टी सेकंड का टाइम लगा उसको, और बीच की उसकी डिस्टेंस है दैट इज डी मीटर। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपसे इसकी स्पीड पूछता हूँ, ठीक है, अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करें तो हम सभी स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आपसे स्पीड की डेफिनेशन पूछूंगा या फिर मैं बोलूंगा कि स्पीड आप कैलकुलेट करके बताओ उस पर्टिकुलर बाइक की या कार की, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने डायरेक्ट मेजर नहीं किया, इसको मेजर करने के लिए पहले आपने डिस्टेंस मेजर किया, टाइम मेजर किया, उसके बाद आपने स्पीड को मेजर किया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो स्पीड है ये भी एक टाइप है हमारे पास किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो कहने का मतलब दो एग्जांपल मैंने आपको जो बताए, एक जो लेंथ थी उसको मैं डायरेक्ट मेजर कर रहा था, और जो मेरे पास यहाँ पर स्पीड थी उसको मैं इनडायरेक्ट मेजर कर रहा था। ठीक है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर कर रहे हो या इनडायरेक्ट मेजर कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग डेफिनेटली लॉज ऑफ फिजिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। स्पीड यूज करते हैं किसी भी फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने में, या लेंथ वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो फिजिक्स के लॉज हैं उसको डिफाइन करने में ये हमको हेल्प करते हैं, या इन्हीं के टर्म्स में हम लोग अपने फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो एक बार और देखेंगे क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जितना आप समझेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपका जो रटा रटाया ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो नहीं काम आनी है वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है उसी की हेल्प से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला मैंने, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड और डिफाइंड, ठीक है, एक्सप्रेस भी बोल सकते हो, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये मैंने लेंथ वाला और ये स्पीड वाला आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट या टू टाइप्स, ठीक है। हम लोग इसको जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? देखिए, जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए मुझे किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। एक और इन क्वांटिटीज का नाम होता है, इन्हीं क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप डेफिनेशन देखो तो क्या, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है या फिर उस पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखेंगे, कैसी हैं? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कैसी हैं? इंडिपेंडेंट है क्वांटिटीज एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा भाई, जब इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो डेफिनेटली वो क्या है कि हमारे पास दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके टर्म्स में डिफाइन नहीं होंगी, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर एग्जाम में चेंज होके आता है कि फंडामेंटल को बेस बोल दिया तो कंफ्यूज वहां पे नहीं होना है, ठीक है। तो क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? जो दूसरी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, और ऐसा बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है समझते हैं। जैसा कि अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो है रिलेट करोगे अगर रियल लाइफ से तो डेफिनेटली समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए, जैसे अभी आपके घर में, ठीक है, जैसे कोई भी मेहमान आता है, ठीक है, आप सभी एक मतलब बड़े बच्चे हो, ठीक है। तो अगर कोई मेहमान आता है तो आपके नाम से बुलाता है, ठीक है, कि अमित को बुलाओ, विनोद को बुलाओ, ठीक है, राहुल को बुलाओ, दीक्षा को बुलाओ, प्रज्ञा को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? वो आपके नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको डिफाइन करने के लिए किसी भी अदर पर्सन की या किसी भी अदर क्वालिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इस केस में आप क्या हैं? एक फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। खुद को डिफाइन करने के लिए आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। अब जब दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं तो उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसी अदर भी क्वांटिटी के टर्म्स में, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है, कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे लेंथ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखने वाली है कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो होती हैं फिक्स, ठीक है। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसके अलावा कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इनको हम लोग एज इट इज़ याद करेंगे, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 7 क्वांटिटीज़ हैं, बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? लेंथ है, ठीक है, लेंथ को भी हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मास को भी आप किसी दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है ना, जिसको हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे हम लोग मोल लेते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, कि इतने मोल सब्सटेंस है या लाइक दैट, तो वो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड इट्स 7, तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7, और ये जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज हैं ये फिक्स हैं, ठीक है।
तो हमारे पास ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारे पास सारी क्वांटिटीज़ फिक्स हैं, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे। क्लियर है, आई होप। ठीक है। तो जो आप बोल सकते हो कि इसका जो रिजल्ट है या फिर कंक्लूजन ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं और उनको दूसरी क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने बताया कि ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिक्स होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सभी का मैंने नाम बताया, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा सभी बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। कौन कौन सी, फंडामेंटल, ठीक है, पहली हमारे पास फंडामेंटल और दूसरी है डिराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास फंडामेंटल क्या होती हैं, जो किसी भी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज की। ठीक है, क्या होती हैं हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, देखिए वो सभी क्वांटिटीज जो किस पे डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसा कि देखो वर्ड भी बोल रहा है डिराइव्ड, है ना। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, 11th में थे, 12th में थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग डेरिवेशंस करते थे, है ना। तो बोलता था ना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस दिस दिस, एक कोई कंडीशन देता था आपको कि वहां के लिए आप जो है एक्सप्रेशन डिराइव करो, डिराइव करते थे ना। तो डिराइव डेरिवेशन कहाँ से करते हैं, एक फॉर्मूला उधर से लिया, एक उधर से लिया, दोनों को ज्वाइन किया, कंडीशंस मैच कराई और वहां से एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते थे। ठीक है, तो ये वर्ड वहीं से है। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो हमारे पास डिपेंड करती हैं किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। ठीक है, ये अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये बात हम लोग याद रखें कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं की हेल्प से हम लोग कौन सी क्वांटिटीज डिराइव करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, अगर एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स फिक्स थे। ठीक है, कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ करके हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज बच जाएंगी दैट इज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, वो सभी क्या है, हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अच्छा अब ऐसा समझो, जैसे वेलोसिटी की मैं बात करूं, ठीक है, तो वेलोसिटी का हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। ठीक है? क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा अब इस वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे किसकी किसकी जरूरत पड़ी, डिस्प्लेसमेंट की, और किसकी जरूरत पड़ी, टाइम की। ठीक है, अच्छा इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो लेंथ होती है, ठीक है, वो एक हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, और टाइम भी हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सॉरी, ठीक है, क्या है ये, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये भी एक हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए v किस पे डिपेंड कर रहा है, v डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे, v डिपेंड कर रहा है टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग इन दोनों की हेल्प से डिराइव कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास वेलोसिटी कैसी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो वेलोसिटी हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, अगर ऐसे ही बात करें एक्सेलरेशन की, तो क्या होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी, है ना। इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं,
ऐसे पढ़ते हैं, है ना, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी या फिर इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ठीक है, अच्छा अब एक्सेलरेशन होता क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, वही हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। अच्छा अब मैंने बोला कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो जो रेट चेंज है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, है ना। अगर जैसे मैंने बोला रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी उसकी वेलोसिटी बदल रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन के केस में क्या हो जाएगा, जो v की वैल्यू होगी, ठीक है, जो v की वैल्यू होगी, या तो v की वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज करेगी, या तो v की वैल्यू इंक्रीज करेगी, या तो v की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तभी तो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है, मैंने बोला रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर हमारे पास रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो स्पीड है वो बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास स्पीड बढ़ रही है तो मैं बोलता हूं कि ये हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, कैसा है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है अगर स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कम हो रही है, ठीक है, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स एग्जाम में नेगेटिव एक्सेलरेशन ना बोल करके क्या बोल देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, समटाइम्स इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ब्रेकिंग भी बोल देता है। ठीक है, क्या बोल देता है, ब्रेकिंग। ठीक है, तो आपको जो है ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है, तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है या फिर जब इन केस जब आपकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो तीन चीज़ें याद रखनी है कि इसी को हम लोग जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं अगर स्पीड कम हो रही है, इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं और इसी को हम लोग ब्रेकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसको हम लोग सिंपली पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर सिंपली एक्सेलरेशन भी समटाइम्स बोल देते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा सभी को। ठीक है, चलिए, तो एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है किस पे, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उस पे, और डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए मुझे वेलोसिटी की जरूरत पड़ गई है और टाइम की जरूरत पड़ गई है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है या किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो एक कैसी क्वांटिटी है, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। बहुत शानदार। ठीक है, आया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सभी को। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा है, एक एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा अगर मैं और बात करूं लीनियर मोमेंटम की, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लीनियर मोमेंटम को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल पी से। ठीक है, हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। ठीक है, स्मॉल पी इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का जो मास है और जो वेलोसिटी है उसके प्रोडक्ट को, ठीक है, वी कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा देखिए जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है पी, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो डिपेंड कर रहा है मास पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। ठीक है, अदर क्वांटिटीज पे फिर वही कहानी, अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, एक ये कैसी क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो फिक्स होती हैं, कितनी होती हैं, 7। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा अब इन क्वांटिटीज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये फिक्स हैं, अगर फिक्स हैं तो उन सारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज को छोड़ के आपके पास जो भी क्वांटिटीज बच जाती हैं आप उनको पुट कर सकते हो जनरली डिराइव्ड क्वांटिटीज के फैक्टर में या क्लस्टर में। ठीक है, तो उन सातों जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं उनको छोड़ दो, जो बच जाए दैट इज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ईटीसी लिख रखा है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी क्वांटिटीज होती बहुत सारी हो सकती है, इम्पल्स हो सकता है ना, जैसे इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है,
इम्पल्स क्या होता है? ओके, चलिए, इम्पल्स को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल आई से, ठीक है, इम्पल्स कैपिटल आई, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू टी, ठीक है। तो जो हमारे पास इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स की बात कर रहा हूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, इम्पल्स, ठीक है, क्या होता है? आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैं इम्पल्स की बात कर रहा हूँ तो इम्पल्स क्या होता है? बेसिकली जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सरफेस पे या किसी भी पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट का फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता है, तो वहाँ पे हमारे पास इम्पल्स होता है, ठीक है। जैसे हम इस अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ये एफ है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लार्ज होगा, ये क्या है? लार्ज मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो मेरे पास फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? वो लार्ज है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ टाइम, ठीक है। जो टाइम होगा उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, ठीक है। जो मेरे पास एफ है उसका लार्ज मैग्नीट्यूड होगा और जो टी है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। दैट इज आर इम्पल्स। क्योंकि हमारे पास इम्पल्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे और टाइम पे, यानी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये कैसी क्वांटिटी है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें, है ना, इम्पल्स का, जैसे बचपन में हम सभी लोग शैतानी करते थे, है ना, तो मम्मी जो है क्या करती थी, एक बार प्यार से समझा दी, दो बार प्यार से समझा दी, जब तीसरी बार नहीं समझते थे तो बुलाती थी ऐसे, कहती थी आओ बेटा, अब तुम्हारे लिए मेरे पास दूसरा इलाज है, ठीक है। क्या करती थी? खींच के लगाती थी, ठीक है। अच्छा, अगर उसमें देखो तो मम्मी का हाथ हम लोगों के गाल पे कितनी देर रहा? 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, है ना। और फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है उनके, है ना, खींच के लगाया, जितनी सैदानी की उसी हिसाब से हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हालांकि मारती प्यार से ही है, ठीक है। तो जितना उन्होंने जितनी बड़ी शैतानी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड। अच्छा, रहा कितनी देर? 1 1.5 सेकंड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ? फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा रहा? ज़्यादा। और टाइम कितना लगा? बहुत कम, ठीक है। तो उस फिनोमेना को हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे? इम्पल्स से, ठीक है। किससे रिलेट कर सकते हैं? इम्पल्स से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को फिजिकल जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं दो पार्ट्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में, वो क्लियर होगा, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने डिटेल्स में देखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें अगर, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ठीक है, बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अच्छा, अगर देखिए यूनिट्स की बात करें, जैसे फंडामेंटल और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या है, जैसे कि अभी मैंने बात की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, ठीक है। तो अगर जो है मैं अपनी प्रीवियस जो मेरे पास स्लाइड्स हैं दिखाता हूँ, ओके, यहाँ पे अगर मैं इस क्वांटिटीज़ को रिप्लेस कर देता हूँ यूनिट से, ठीक है, तो मुझे डेफिनेशन मिल जाएगी किसकी? फंडामेंटल, सॉरी, डिराइव्ड यूनिट्स की, ठीक है। या फिर अगर फंडामेंटल से देखना चाहें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर इस क्वांटिटी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यूनिट से, तो मुझे डेफिनेशन मिल जाएगी किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स की, ठीक है। जैसे मेरे पास जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ की यूनिट होगी दैट इज आर फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। क्वांटिटी, चूंकि ये क्वांटिटी है इसलिए क्वांटिटी लिखा, और जब मैं क्वांटिटी की यूनिट लिख लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा, है ना। आई होप सभी लोग को ये क्लियर होगा, ठीक है। जैसे लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मीटर यूज़ करेंगे। मास है मेरे पास, किलोग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो है टाइम है, टाइम के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? सेकंड यूज़ करूँगा। इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, उसके लिए हम लोग केल्विन यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये सब जो क्वांटिटीज़ हैं ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं? ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और ये जो मैंने यूनिट्स बताई ये कैसी यूनिट्स हैं? ये हमारे पास हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। ऑन द सेम वे हम लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपनी डिराइव्ड यूनिट्स को, ठीक है। तो मेरे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो यूनिट है दैट इज आर डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है? ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है किसका? बोथ, हमारे पास यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी? फंडामेंटल भी हैं और डिराइव्ड, दोनों यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। अच्छा,
फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट सेट है यूनिट्स का। और उस सेट में हमारे पास क्या क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं और डिराइव्ड यूनिट्स भी हैं। ठीक है, आई होप सिस्टम ऑफ यूनिट्स सभी को क्लियर रहा होगा। चलिए अगर बात करें द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन मैकेनिज्म आर एज फॉलो। ठीक है, हम लोग अपने इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे उन लोगों उन पार्ट्स को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं उनकी जो है बात करते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एफपीएस सिस्टम की। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अपने यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एफपीएस सिस्टम को, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। समटाइम्स पूछा गया किसी किसी एग्जाम में, तो इसलिए इसको डिनोट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि हमारे पास एफपीएस में स्टैंड क्या होता है, मतलब इस एफ का क्या मतलब है, इस पी का क्या मतलब है, और इस एस का हमारे पास क्या मतलब है। ठीक है, देखिए अगर जो है मैं बात करूं एफ का, तो एफ का मतलब है यहाँ पे फुट। ठीक है, पी का मतलब है पाउंड, और इस एस का मतलब है सेकंड। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट होती है वो हमेशा बताती है लेंथ को। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास जो किसी भी सिस्टम में हमारे पास जो पहला पार्ट होगा वो हमेशा बताएगा, पहला बताएगा लेंथ को। ठीक है, दूसरा बताएगा मास को, और जो मेरे पास थर्ड पार्ट होगा वो हमेशा बताता है टाइम को। ठीक है, वो हमेशा बताता है किसको, टाइम को। ठीक है, वो किसको बताता है, टाइम को बताता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा हमारे पास क्या है, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, तो जो पहला होगा वो लेंथ बताएगा, फिर मास बताएगा, फिर टाइम बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एफ है ये डेफिनेटली डिनोट करेगा किसको, पहले नंबर पे कौन है, ऐसे ऐसे लिख सकते हो 1 2 3। ठीक है, तो पहले पे क्या था, लेंथ, यानी ये कोई यूनिट होगी जो लेंथ बताएगी, दैट इज आर फुट। ठीक है, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ फुट। ठीक है, पी क्या होगा, ऐसे कोई यूनिट जो मास बताएगी, दैट इज पाउंड। ठीक है, अच्छा, दैट इज पाउंड। ओके, फिर क्या आएगा, एस से क्या होगा हमारे पास, सेकंड। ठीक है, एस से क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, जैसे ही अगर कुछ बच्चों ने रेसलिंग वगैरह देखी हो, है ना, जैसे पहले WWE आता था या WWF आता था। ठीक है, तो उसमें रेसलर्स होते थे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते थे तो अंडरटेकर का जो है उस समय एकदम जलवा था, है ना, जैसे अंडरटेकर हो गया या फिर रैंडी ऑर्टन हो गया। जैसे इस टाइम पे आप देख सकते हो ब्रॉक लेसनर या रोमन रेस, जो भी आपका फेवरेट रेसलर हो, अगर आपने कभी देखी हो तो देखा होगा, ये गौर किया होगा कि जब उन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है तो वो बताते हैं ना कि वेलकम टू द फर्स्ट इंडियन कॉन्टिनेंटल चैंपियन हु इज 263 पाउंड। ठीक है, ऐसा करके वो लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी रेसलर को। ठीक है, तो वो जो बोलते हैं ना कि 263 पाउंड या 264 पाउंड, ठीक है, वो बेसिकली क्या बताते हैं, उसका वेट बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं पे जाओगे, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर आपको खुद को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है ना, कि थोड़ा सा दबदबा बनाना है आपको, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं जो है किसी अच्छी स्कूल का नाम लोगे कि मैं CMS से पढ़ के आया हूँ। ठीक है, या किसी भी लॉरेंटो वगैरह से पढ़ के आया हूँ। फिर आप बताओगे कि मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से या IIT से ग्रेजुएशन की है। ऐसा आप थोड़ा सा बल्क करोगे, है ना, कि मतलब उसको आप खुद को आप बोल सकते हो ग्लोरीफाई करोगे, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई रेसलर है तो उसके लिए उसकी जो टाइटल्स हैं वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं, जो उसका वेट है, जो उसकी फिजिक है वो उसको ग्लोरीफाई करती है। ठीक है, तो इसीलिए वो उस टाइम पे क्या बताते हैं, उसका वेट बताते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं 263 या 64 पाउंड। ठीक है, तो ये जो पाउंड से बेसिकली क्या बोल रहा है, वो उसका मास ही तो बता रहा है। क्या बता रहा है, मास ही तो बता रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास जो FPS सिस्टम में है, अगर वहां पे मुझे लेंथ को मेजर करना है तो मैं फुट में करूंगा, मास को करना है तो पाउंड में करूंगा, और अगर टाइम को मेजर करना है तो सेकंड में करूंगा। आई होप सभी को इतना क्लियर होगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है, अब दूसरी बात करते हैं, ये हमारे पास FPS सिस्टम क्लियर हो गया। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि FPS सिस्टम में हमारे पास F का क्या मतलब है, P का क्या मतलब है और S का क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा, दूसरा सिस्टम हमारे पास क्या है, CGS सिस्टम।
जैसा कि मैंने बताया, पहला जो लेटर होगा वो लेंथ को बताएगा, दूसरा बताएगा मास को, और तीसरा बताएगा टाइम को। ठीक है। अच्छा, तो सी है हमारे पास, तो सी हमारे पास यहाँ पे मेजर करता है सेंटीमीटर को। ठीक है। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, सी हमारे पास है सेंटीमीटर, जी है हमारे पास ग्राम, और टी है सेकंड। ठीक है। ठीक है, पहला वर्ड लेंथ को मेजर कर रहा है, दैट इज सेंटीमीटर, और दूसरा मेरे पास क्या है, मास। ठीक है, और तीसरा मेरे पास क्या है, टाइम, एस सेकंड। ठीक है। सभी में जो टाइम होता है वो कॉमन रहता है, सभी में जो टाइम है वो कॉमन रहता है। ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है। ओके, इसको गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। तो मे बी जो है कहीं ना कहीं आपसे इंटरेक्ट कर सकता है ये। ठीक है। जो एफपीएस होता है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, और जो हमारे पास सीजीएस है वो हमारे पास है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि हम लोग जब भी किसी यूनिट को ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ लेंथ को। ठीक है, तो जो लेंथ की मैं दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहा हूँ, मैं सपोज करता हूँ एक क्वांटिटी मेरे पास है ए और एक क्वांटिटी है मेरे पास बी। ठीक है, एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, ये दोनों मैं सपोज करता हूँ कि लेंथ है। ठीक है, अगर जो है ये दोनों लेंथ है, उन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि इन दोनों का सिस्टम ऑफ यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ए हमारे पास एफपीएस सिस्टम में है, ठीक है, अगर ए एफपीएस सिस्टम में है, तो हमारे पास जो बी है वो भी किस में होगा, एफपीएस सिस्टम में ही होगा। किसमें होगा, एफपीएस सिस्टम में ही होगा। ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर एफपीएस में नहीं है, ये किस में है, सीजीएस में है, तो अगर ए सीजीएस में है, ठीक है, तो हमारे पास जो बी है वो भी मस्ट है कि वो सीजीएस में ही होना चाहिए। ठीक है, आप एफपीएस को सीजीएस से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, अगर कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, तो सबसे पहले जो पॉइंट ध्यान रखने वाला होता है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो उसमें गिवन डेटा है, उसमें आपको ये देखना है कि भाई साहब जो सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो एक ही होना चाहिए। पता लगा दो चीज़ें तो उसने जो है एफपीएस की दे रखी हैं और एक सीजीएस की दे रखी है, तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे फॉर्मूले में, तो वहाँ पे मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस बात को याद रखेंगे, किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए मेरे पास दोनों का सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, एक एफपीएस सिस्टम देखा जिसको हम लोग ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा हम लोगों ने बात की सीजीएस की, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारे पास एफपीएस था, सीजीएस था, वैसे ही हमारे पास है एमकेएस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड था, सीजीएस में सेकंड सॉरी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड था। ठीक है, एमकेएस में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली सिस्टम है। ठीक है, मोस्ट यूज्ड सिस्टम। ठीक है, जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग या तो एमकेएस में लेके आ जाएं या तो सीजीएस में लेकर के आ जाएं। ठीक है, और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि एमकेएस में ही रहें। ठीक है, ऑलमोस्ट 90-85% हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं या डीलिंग करते हैं वो एमकेएस में ही रख करके करते हैं। ठीक है, चलिए, तो एमकेएस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के किलोग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ठीक है, जैसा कि अभी बताया कि किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट सेम होना चाहिए, तो वो बात यहाँ पे भी लागू होती है। ठीक है, कि एमकेएस वाले चीज़ को आप एमकेएस में ही ऐड कर सकते हो, यानी मीटर को आप मीटर से ऐड करोगे, किलोग्राम को आप किलोग्राम में ऐड करोगे। ठीक है, और जो सेंटीमीटर है उसको सेंटीमीटर में ऐड करोगे, और जो मेरे पास ग्राम है उसको आप ग्राम में ऐड करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन सिस्टम है, कौन कौन से, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ठीक है, हमारे पास ये तीन सिस्टम है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स भी
बोलते हैं। क्या होता है? द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट। वो हमारे पास ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या है कि इंटरनेशनली जो है हमारे पास कैसा है, एक्सेप्टेड है। ये ग्लोबली हमारे पास एक्सेप्टेड है, इसको हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ लोकल यूनिट चलती हैं हमारे यहाँ, है ना। जैसे एक यूनिट होती है पसेरी। ठीक है, एक यूनिट होती है पसेरी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। किसी स्टूडेंट को पता है कि ये पसेरी क्या होता है? ठीक है, पसेरी किसकी है, मेरे पास यूनिट है। ठीक है, देखो जो मेरे पास ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे, ठीक है, वो जानते होंगे कि पसेरी क्या होता है। बेसिकली ये हमारे पास यूनिट है मास की। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट है मास की। ठीक है, और जो एक पसेरी होता है वो होता है 5 kg के बराबर। ठीक है, कितना होता है? 5 kg के बराबर। ऐसे ही हमारे पास मास की और क्वांटिटीज हैं, जैसे मन हो गया, है ना। जैसे बोलते हैं कि 1 मन अनाज चाहिए। जैसे पुरानी कहानियां पढ़ते होंगे या दादा से नाना से कहानियां सुनते होंगे, तो बताते होंगे कि जो है राजा ने इतना मन जो है उसको गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, धान दे दिया। ठीक है, तो वहां पे तब क्या होता था कि केजीज में नहीं चलती थी चीजें, किसमें चलती थी? मन में। ये एक मेजरमेंट है हमारे पास। ठीक है, जैसे पसेरी हो गया वैसे ही मन हो गया। ठीक है, अप्रॉक्स 40 kg के आसपास कुछ होता है, एग्जैक्ट नहीं बात पता, बट मन में जो होता है 40 kg के आसपास होता है। ठीक है, और जो पसेरी में होता है वो कितना होता है? 5 kg होता है। ठीक है, अच्छा अब आप ये समझिए कि अगर आप जो है तमिलनाडु चले जाते हो, बेंगलोर चले जाते हो, चेन्नई चले जाते हो, कोयम्बटूर चले जाते हो, वहाँ पर अगर आप जाकर के किसी से बोलो कि मुझे एक पसेरी पोटैटो चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? एक पसेरी पोटैटो चाहिए। तो क्या ये उस जो भी वहाँ पे शॉपकीपर है उसके लिए समझ पाना पॉसिबल है कि आप क्या मांग रहे हो? आप टोमेटो पोटैटो कुछ भी मांग रहे हो तो टोमेटो समझ जाएगा, पोटैटो समझ जाएगा। ठीक है, कि आलू मांग रहे हो, टमाटर मांग रहे हो। मगर इस पसेरी का वो क्या करेगा? उसको पसेरी की जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पसेरी हो गया, ये मन हो गया, ये हमारे पास कैसी क्वांटिटीज़ हैं? ये हमारे पास लोकल यूनिट्स हैं। ठीक है, ये कैसी यूनिट्स हैं? लोकल यूनिट्स हैं हमारे पास। कैसी यूनिट्स हैं? लोकल यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे बच्चे जो है जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कई अलग अलग जो है जगहों से होंगे, तो उनके यहाँ कुछ अलग यूनिट्स चलती होंगी, लोकल यूनिट्स, है ना, जो जनरली हम लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, कोई बच्चा अगर जैसे किसी भी दूसरे राज्य से, जैसे राजस्थान से, असम से, कहीं से, तो पर्टिकुलर रीजन की क्या होती है? एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, और जो है एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, लैंग्वेज होती है और लोकल यूनिट भी होती है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे पसेरी मैंने बताया, मन बताया, और भी नंबर ऑफ हमारे पास क्वांटिटीज हो सकती हैं, यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया आप कोयम्बटूर गए या चेन्नई गए, ठीक है, तो वहाँ पे वो ये पसेरी नहीं समझ सकता। ठीक है, वो मन नहीं समझ सकता। अच्छा, अब वहाँ वाला जब यहाँ पे आएगा तो भी उसको प्रॉब्लम है कि वो अपने वाली लोकल यूनिट बोल रहा है, वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया? एक सिस्टम बनाया गया। ठीक है, कि भाई साहब एक सिस्टम बना देंगे, जो यूनिट उसमें रखी जाएगी वो हर जगह एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर एसआई यूनिट हम लोगों ने उसको बोला। ठीक है, अच्छा, तो एसआई यूनिट क्या है? वो हर जगह एक्सेप्टेड है। जैसे मीटर है ना, मीटर हमारे पास कैसी है? एक एसआई यूनिट है। आप कहीं पे भी जाके बोलोगे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, है ना, तो आप लखनऊ में गए, नमस्कार वगैरह में गए, या कहीं पे भी गए, ठीक है, तो वो 2 मीटर आपको कपड़ा काट के दे देगा। ऐसे ही आप जाओगे तमिलनाडु, कोयम्बटूर, कहीं पे भी जाओगे, तो अगर आप 2 मीटर बोलोगे तो डेफिनेटली वो आपको 2 मीटर कपड़ा काट के दे देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एसआई सिस्टम में हमारे पास ऐसा जो है सिस्टम है, जहाँ पे जो यूनिट होती हैं जो इसमें रखी गई हैं वो हमारे पास हर जगह पे एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, आई होप इतना सभी को क्लियर होगा कि हमारे पास एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है, और एसआई यूनिट्स हमारे पास क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपनी डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस की। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझें कि जो है बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ या फिर आपकी बेस बताया जा रहा है। ठीक है, एकदम मैंने जैसा कि अपनी प्रीवियस क्लास में भी बता रखा है कि एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले की या फिर डायमेंशनल इक्वेशंस की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले की। ठीक है, बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। ठीक है, क्या होता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला? देखिए, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल
quantity represents the dimension of physical quantity is called the dimensional formula of given physical quantity। यानी हमारे पास किसी भी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो हमारे पास जो हमारे पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, उसी पैटर्न को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे डिपेंडेंट है या कैसे उस पर डिपेंड कर रही है या अटैच्ड है ना, उसका उससे क्या रिलेशन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच, कि कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, एक ये वर्ड है हाउ, कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरा और किस फंडामेंटल क्वांटिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, दो चीजें हैं कि कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, और किस से कनेक्टेड है, ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला होते हैं हमारे पास वैसे ही। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी से जो गिवन क्वांटिटी है वो कैसे रिलेटेड है और किस फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड है, उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा कि हमारे पास फंडामेंटल जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले बेसिकली क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो बताते हैं हमारे पास कि जो गिवन क्वांटिटी है वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे डिपेंड कर रही है और किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम लोग जो है डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास किसी भी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो भी ओके चलिए, जो भी हमारे पास गिवन जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका मुझे रिलेशन निकालना है, किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है, चलिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस फिक्स हैं, उन डायमेंशंस को हम लोग बस याद रखेंगे और उसके बाद जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उनका हम लोग दनादन अपना डायमेंशनल फॉर्मूला बताते रहें। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, और कितनी होती हैं, 7 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैंने मार्क कर रखा है और उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं उनको भी मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। अच्छा, एक चीज़ ये हमेशा याद रखेंगे कि हमारे पास जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, दैट इज आर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा, एक ये ब्रैकेट और या फिर ये, ठीक है, ऐसा किसी भी फैंसी ब्रैकेट में हम लोग इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे किसमें, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, चलिए, लेंथ को अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो मैं उसको लिखूंगा कैपिटल एल। ठीक है, उसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एल से। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये मस्ट है। दूसरा क्या है, मास, मास के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल एम। ठीक है, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए के, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसके लिए सी डी, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं मोल। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज़ को आप याद रखिए। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटीज वी विल कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, और एक बात और ये याद रखेंगे कि जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये इस साइड पे फिजिकल क्वांटिटी आपकी लिखी हुई है। ठीक है, और ये मेरे पास रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू है। ठीक है, इसको वी ना समझिएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या, रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज़। इसको हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिख लें। ये अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पता है तो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें, ओके लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। चलिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है,
नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन टेकन पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन टेकन पर यूनिट टाइम, या फिर आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखने वाली यहाँ पर ये है, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा जो जो बताता जा रहा हूँ, ठीक है, कि जब भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स हैं, जो भी कांस्टेंट्स हैं, जो भी नंबर हैं, जो भी कांस्टेंट हैं, उन सबको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन सबको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसको जो है मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि याद रहे, है ना, नेग्लेक्ट वाइल कैलकुलेटिंग while calculating dimensional फॉर्मूला, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते समय इग्नोर या नेग्लेक्ट कर लो, ठीक है, ज़्यादा साइंटिफिक है, नेग्लेक्ट नंबर्स और कांस्टेंट, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग नंबर्स को और कांस्टेंट को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए अब देखते हैं कि हमारे पास हम लोग जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे वो कोई नंबर होगा, होल नंबर होगा, है ना, कि जैसे एक वाइब्रेशन, दो वाइब्रेशन, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे एक नंबर होगा, ठीक है। उसको मैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेता हूँ कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो है एन, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, सेकेंड, ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया ये एन जो है ये एक होल नंबर होगा, कुछ 1 2 3 4 5 लाइक दिस करके, और मैंने अभी बताया कि डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते समय हम लोग नंबर्स को और कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्यों, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है। चलिए, अच्छा, अब वहां पे खत्म हो गया, अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या, 1/सेकेंड, 1/सेकेंड ही बचा ना, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे बताइए सेकंड की हम लोगों ने क्या डायमेंशन ली थी, सेकंड को हम लोग मेजर करते थे टी से, ठीक है, तो अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/टी, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, 1/टी। मैंने बताया जो डायमेंशन फॉर्मूला तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर और अच्छा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं था तो पावर इसकी 1 थी, 1 से ऊपर जाएगा t-1, तो फ्रीक्वेंसी का अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है दैट इज t-1, ठीक है, टी इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्लियर है, आई होप, ओके। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास पावर, अगर मुझे पावर का जो है डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको जस्ट रिक्वायरमेंट है एक बेसिक फॉर्मूले की, ठीक है, जैसे वर्क अपॉन टाइम, पी इजिकल टू क्या होता है, W/T, पी इजिकल टू W/T। अच्छा, अब मुझे देखिए इसकी पी की डायमेंशन चाहिए, टी की तो मुझे पता है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है डब्ल्यू यानी वर्क, ठीक है। अच्छा, वर्क की अब मुझे कोई जो है डायमेंशन चाहिए, तो अच्छा मुझे वर्क की अगर डायरेक्ट डायमेंशन नहीं पता है तो मैं वर्क की भी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क से रिलेटेड कोई फॉर्मूला बहुत फेमस, कौन सा, बिल्कुल सही, W इज इक्वल टू एफ डी, मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ, है ना, W इज इक्वल टू एफ डी, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे वर्क की डायमेंशन मिल जाएगी भाई, है ना। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि फोर्स की भी ना पता हो, ठीक है, फोर्स की भी ना पता हो, तो फोर्स की नहीं पता है तो फोर्स का भी एक फॉर्मूला मुझे बहुत बेहतरीन याद है,
एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। देखो एक की डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के जो प्रोसीजर है उसमें मैं बहुत सारे आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही सीख रहे हैं, बहुत सारे सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से मैं एफ की निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर एफ की मैं डायमेंशन निकालूंगा तो क्या आएगा, मास के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एम, ठीक है, याद रखेंगे हमेशा, मास के लिए कैपिटल एम। ए के लिए क्या यूज़ करते हैं, ए क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन, अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डी वी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, ठीक, देखिए वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को ऊपर में मेजर करूंगा किस में, लेंथ में, यानी एल से डिनोट करूंगा। एक टी यहाँ पहले से था, एक और टी आ जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टू, या ठीक है चलो ऐसे ही, एम एल टू, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्सेलरेशन की मेरे पास यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर मैं डायमेंशन फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, एल, ओके, ओके, यहाँ पे गड़बड़, आई एम सॉरी, यहाँ पे इसको टी कर लो, ठीक है, टी, ओके ओके, ये दोनों यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, है ना। चलिए, ये वी है यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, टाइम, ठीक है, और यहाँ पे टी टू, ठीक है, एल टी टू, ठीक है। तो इसी को मैं क्या लिखूंगा, एल टी माइनस टू, ठीक है, दैट इज एल टी माइनस टू। एम है यानी ये मीटर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, इसको मास मत समझिएगा, ठीक है। मीटर को एल लिखा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर को टी माइनस टू, नीचे था तो ऊपर गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू, ठीक है। ऐसे ही इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम एल टी माइनस टू। तो जो फोर्स की डायमेंशन हो गई वो क्या हो गई, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। चल, एम एल टी माइनस टू, अब फोर्स की मिल गई ना, अब फोर्स को अगर यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे वर्क की मिल जाएगी, वर्क की क्या आ जाएगी, ओके, सीधे डायमेंशन ही लिखते हैं ना, एफ के लिए एम एल टी, ठीक है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या बेसिकली एक डिस्टेंस होती है हमारे पास, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एल, ठीक है। लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, तो उसके सबके लिए हम लोग एल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या आ गया मेरे पास, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा, अब वर्क की मुझे मिल गई, मुझे किसकी चाहिए थी, पावर की, इसकी उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पावर के लिए एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम के लिए टी फिर लिख लूंगा मैं, ठीक है। चलिए, एम एल टू, और ये टी यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, और वन ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एम एल टू और टी माइनस थ्री, ठीक है, एम एल टू टी माइनस थ्री। यहाँ पर ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी किसकी, पावर की, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, आपको करना क्या है, बस ऐसे ही तोड़ तोड़ के करना है, ठीक है। देखो, अगर डायरेक्ट करना चाहते तो मुझे यहाँ से ये भी पता था कि जो वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना, और एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई भी अगर हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ, कोई भी अगर हमारे पास एनर्जी है तो उसके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, जैसे एम एल टी माइनस टू, ठीक है, बिकॉज वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए इसका भी फॉर्मूला सेम है। आप काइनेटिक एनर्जी का निकालोगे सेम आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का निकालोगे तो भी सेम आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास डायमेंशन है किसकी, पावर की, ठीक। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी की, जैसा कि मैंने अभी बताया, कोई भी एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे एम क्या है, ये है मास, ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है मेरे पास, हाइट, ठीक है, एच क्या है मेरे पास, हाइट। इन सब की हेल्प से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एम एल टू टी माइनस टू ही आएगा, ठीक है, करके देखिएगा, फॉर्मूला सेम आना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंगल की, ठीक है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए क्या है, आर्क अपॉन रेडियस है ना,
देखिए ये मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक, मैं सपोज करता हूँ ये ए है, ये बी है, ये इसका सेंटर ओ है, ठीक है, ठीक है, ये इसका सेंटर ओ है, ठीक है। तो ये जो ए बी की डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, दैट इज आर्क, यही तो आर्क है हमारे पास, है ना, ये ए बी की जो डिस्टेंस है यही तो हमारे पास आर्क है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि ये आर्क कितनी है, आप बताओगे ना कि 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 3 है, 5 है, कुछ ऐसे बोलेंगे ना, तो ये ऐसे बोलेंगे ना, 5 सेंटीमीटर में सपोज करता हूँ, तो क्या आया, सेंटीमीटर आया, यानी लेंथ में मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए आर्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेंथ, ठीक है, दैट इज, चलो नीचे लिख देता हूँ, लेंथ के लिए एल, ठीक है, और रेडियस क्या है, इसकी मैंने रेडियस आर मान ली, ठीक है, रेडियस क्या है, आर है, रेडियस तो डेफिनेटली हम लोग किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, है ना, कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल, ठीक है, ऊपर भी एल है, नीचे भी एल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जब भी ऐसा केस बनता है, जब मेरे पास ऊपर नीचे सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाती हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कैसी है, डायमेंशन लेस, कैसी है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, कब, जब हमारे पास ऊपर नीचे सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है, तो ये एक डायमेंशन लेस वैल्यू है, ठीक है। चलिए, ये पूछता है ना, ये पूछता है, एक अभी आगे और कराऊंगा, वो भी पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, सरफेस टेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अच्छा, फोर्स का भी हम लोगों ने जस्ट इससे पहले कैलकुलेट किया, क्या था, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन नीचे क्या है, लेंथ, तो लेंथ को भाई साहब तो एल में ही रखेंगे, एल से ही डिनोट करेंगे, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, फोर्स के लिए फॉर्मूला रखा है, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का क्या होता है, यहाँ पे अभी देखो, चलो ये लिख भी देता हूँ मैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास के लिए एम, और एक्सलेशन के लिए एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, नीचे क्या था, लेंथ, तो लेंथ के लिए एल रखा, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, एम टी माइनस टू, है ना, ठीक है, क्लियर है, तो इजी है, अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपको सात जो क्वांटिटीज मैंने बताई कि किस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो क्लियर है तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इम्पल्स, अभी बताया था ना मम्मी के थप्पड़ वाला, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, इम्पल्स है, वो जो हम लोगों ने बचपन में मम्मी के थप्पड़ खाए ना, ढेर सारा हम लोगों ने वहाँ पे इम्पल्स का एग्जाम्पल देख रखा है, ठीक है। तो ये फोर्स जो होता है ये कैसा होता है, ये हाई इन मैग्नीट्यूड होता है, और जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो फिर देखो ये क्या है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, क्या है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और टाइम के लिए मैं क्या लिखूंगा, टी, ठीक है, फोर्स के लिए क्या लिखा, एम एल टी माइनस टू, और जो टी है वो क्या है मेरे पास, टाइम था ना, तो टाइम के लिए मैंने कैपिटल टी यूज़ किया, इससे पहले हम लोगों ने कहीं पे टाइम नहीं यूज़ किया है ना, लेंथ यूज़ किया है, रेडियस एम जी एच यूज़ किया है, तो डायरेक्ट बताया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम यूज़ किया था, चलिए, ठीक है, ओके, वर्क अपॉन टाइम, हाँ यहाँ पे टाइम यूज़ किया था, ठीक है, चलो, ओके, यहाँ पे था ना, चलो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एम एल, देखो ये टी यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, -2, तो क्या बचेगा, एम एल टी माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप क्लियर है, ठीक है, -2 है, +1 है, तो कितना आ जाएगा, -1, बड़े का साइन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं पी से, है ना, मास के लिए क्या यूज़ करेंगे, एम, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ करोगे, एल, और टाइम नीचे तो एल टी माइनस 1, ठीक है। चलो, तो मास के लिए मैंने एम यूज़ कर लिया, ठीक है, और वी के लिए क्या यूज़ किया, एल टी माइनस 1, ठीक है। तो जो मोमेंटम का फॉर्मूला आया, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आया, वो क्या आया, एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1, ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, ठीक है, क्लास को आप रिपीट भी देखेंगे तो भी जो है अगर कहीं पर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की। ठीक है, क्या होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, एल टी माइनस वन। क्या यूज किया वेलोसिटी के लिए, एल टी माइनस वन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बताया एल टी माइनस वन, डिस्प्लेसमेंट था तो एल, टाइम था तो टी, नीचे था ऊपर गया एल टी माइनस वन हो गया। ठीक है, चलो तो क्या गया वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ किया, एल टी माइनस वन। ठीक है, ओके, और डिस्टेंस के लिए एल। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन आ गई वो क्या आ गई, यहाँ से एल एल कैंसिल आउट करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया टी माइनस वन। ऐसा नहीं कि लेके इसको चाकू मार उड़ाए धरे दे रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको फेंके नहीं दे रहा है। जितना क्लियर रखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, बाकी आपको तो फिर जो है रफ में ही करना है। ठीक है, फिर भी जो है जो मेथड है, ठीक है, उसके हिसाब से कट गया। तो क्या गया टी माइनस वन, एल एल कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई, टी माइनस वन। ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगर प्रेशर की बात करूँ, ठीक है, प्रेशर जैसे आपके ऊपर है प्रेशर एग्जाम क्लियर करने का, करियर में सक्सेसफुल होने का। ठीक है, खैर ये वो वाला प्रेशर नहीं है ना। चल, तो इस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम एल टी माइनस टू। अब तो याद हो गया होगा सभी को, एम एल टी माइनस टू। एरिया का क्या होगा, देखो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर एरिया निकालना चाहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ठीक है, तो लेंथ के लिए भी मैं एल यूज़ करूंगा और ब्रेथ के लिए भी क्या यूज़ करूंगा, एल। तो जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एल टू। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टू। ठीक है, तो एरिया के लिए आप एल टू यूज़ कर लो यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल टू। अब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव है, ये भाई साहब नेगेटिव हो जाएंगे, एल यहाँ पे था, एल माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, देखो एम एल पहले से पड़ा हुआ था, टी माइनस टू भी था, और ये टू ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। इसको थोड़ा चाहो तो और अच्छा लिख लो, क्या लिखोगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, ओके, लेट मी राइट इट क्लियर, एम एल, ओके, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, प्रेशर का। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं स्ट्रेन की। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, बेसिकली जो है ये एक हमारे पास रेशियो है, किसका किसका, चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का। जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और मैं डॉक्टर ओपी शर्मा जादूगर हो गया। ठीक है, इस पेन को मैंने ऐसे खींचा और ये बढ़ गया। मैं पहले सपोज करता हूँ इस पेन की जो लेंथ थी, ठीक है, जो आप बोल सकते हो कि ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, जो ओरिजिनल लेंथ थी। ओपी शर्मा का मैजिक शो देखा है ना, पहले यहाँ पे चारबाग में लगता था, बहुत फेमस थे, है ना, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो बहुत खराब लगता था। ठीक है, अननेसेसरी ड्रामा। चलो, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल लेंथ थी इस पेन की, ठीक है, वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, मैंने सपोज किया कि मैं जादूगर हो गया, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, मैंने ये 10 का था मैंने इसको 12 का कर दिया। ठीक है, तो जो चेंज हुआ, जो चेंज हुआ, ठीक है, जो चेंज हुआ, चेंज कितने का किया मैंने, अरे चेंज कितने का किया, पहले 10 था, फिर मैंने इसको जादू से बढ़ा के कर दिया 12 का, तो चेंज कितने का हुआ, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो वही इन्होंने बोला चेंज इन डायमेंशन, चेंज कितना हुआ डायमेंशन में, 2 सेंटीमीटर का डायमेंशन, मैंने लेंथ बढ़ाई है 2 सेंटीमीटर का, ओरिजिनल कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यानी लेंथ है, तो एल लिख लिया। ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी लेंथ है। ठीक है, फिर सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैंने बताया कि जब ऐसी कंडीशन आती है, जब हमारे पास सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो कैसी है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्ट्रेन जो है कैसी है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कई सारे एग्जाम्स में ये पूछी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, अगर चार्ज की मैं लिखना चाहूँ डायमेंशन, ठीक है, तो करंट के लिए लिखता हूँ मैं क्या, ए। ठीक है, और टाइम के लिए क्या लिखता हूँ, टी। तो ये हमारे पास हो गई
चार्ज की डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन हो गई, चार्ज की डायमेंशन हो गई। तो ऐसे ही हम लोग अपनी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए वो समझ में आए होंगे और इन कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इनिशियली कोई दिक्कत होती है तो जो है आप क्लास को रिपीट करके देखें, कोई मुझे पूरी उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगी, है ना। को बहुत बेसिक से ही मैंने बताया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एक सीक्वेंस है हमारे पास, इससे रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर में हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।